स्टार्ट करते हैं एक न्यू चैप्टर। काफ़ी इजी है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर में। पढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। कह रहा जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को देखते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योर सेल्फ। आपको भी आश्चर्य होता होगा, खुद से पूछते होंगे What is it that make an organism living? ऐसा क्या है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। और what is in that an inanimate thing does not have which living has। कह रहा कि वो जो नॉन लिविंग थिंग, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग होता है, एनिमेट मतलब लिविंग होता है। नॉन लिविंग थिंग में ऐसा क्या है जो लिविंग थिंग में होता है। द आंसर टू दिस इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा इसका आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है जिसको हम सेल कहते हैं। बिना किसी सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। और कम से कम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम से कम एक सेल तो होगा ही। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बिलियन ट्रिलियन, बट मिनिमम एक सेल तो होना ही चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कह रहा सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल के बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। कुछ जो है सिंगल सेल का बना होता है जिसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मेनी सेल के बने होते हैं जिसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक। व्हाट इज सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कह रहा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें इतना क्षमता पाया जाता है, एक ही सेल के अंदर इतना क्षमता पाया जाता है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो खुद स्वतंत्र रह सकता है। एक ही सेल खुद ही स्वतंत्र रह सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जितने भी लाइफ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब उसी एक ही सेल में होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की क्षमता पाई जाती है, और उसमें जो जितने भी इसेंशियल फंक्शन है लाइफ के सब उसी एक ही सेल के अंदर होता है। ठीक है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कह रहा कोई भी चीज़ एक सेल से कम अगर होगा, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोई भी चीज़ अगर एक सेल से कम होगा तो वो लिविंग नहीं होगा। ठीक है। डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, तो वो उसकी हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये लिविंग है या इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। पहली बात होता ही नहीं यार, एक सेल से कम का कोई लिविंग चीज़ होता ही नहीं है। मिनिमम एक सेल का तो होना ही चाहिए। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसको ऐसे पूछता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको बताना पड़ेगा सेल। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल। कह रहा है जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी थे वो उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। ठीक। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, और बाद में जो रॉबर्ट ब्राउन जी थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। कह रहा जैसे जैसे हम माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, वैसे वैसे हमको सेल के बारे में डिटेल में पता होने लगा। हमको ऐसे सेल इतनी छोटी होती है हम तो देख नहीं सकते नेकेड आई से, लेकिन जब माइक्रोस्कोप वगैरह का इन्वेंशन हुआ तो धीरे धीरे हमको उसके सेल के डिटेल के बारे में पता चलने लगा, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर की सारी चीज़ें। ठीक है। अब है सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस लाइडेन
एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 मैथियस लाइडेन, ए जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plant and observed that all plant are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant। कह रहा है कि 1838 में मैथियस लाइडेन ये साइंटिस्ट थे जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पर उन्होंने उस लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, वो अलग अलग तरह के सेल से मिलके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से मिलके प्लांट बना होता है। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर सॉन, कह रहा है उसी टाइम में लगभग थियोडोर सॉन 1839, वो 1838 था, ये 1839, ठीक। ये जर्मन जूलॉजिस्ट, यहाँ पहले देखो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, ठीक। तो ये करेक्शन हुआ है एनसीईआरटी में, तो यहाँ ब्रिटिश नहीं रहेगा, जर्मन रहेगा। वो जो आगे वाले जो साइंटिस्ट थे ये मैथियस लाइडेन, ठीक। मैथियस लाइडेन जो थे ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक। तो ये भी जो शॉन जी हैं ये जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, ठीक। ब्रिटिश अब हट गया है तो ये भी जर्मन ही है, दोनों जर्मन हैं, ठीक। वो बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट हैं। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा शॉन जो थे उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल पे उन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने देखा कि जो आउटर लेयर होती है एनिमल सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक। एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन दी हिज स्टडी ऑन दी प्लांट टिश्यू, और इन्होंने जैसे जो जूलॉजिस्ट भले थे लेकिन इन्होंने प्लांट टिश्यू के ऊपर भी स्टडी किया था और उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। इन्होंने बताया था प्लांट का स्टडी करने के बाद कि जो यूनिक सेल वॉल जो है प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट होता है उसके पहले तो एनिमल के बारे में इन्होंने बताया था कि जो आउटर थिन लेयर होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जब प्लांट के ऊपर स्टडी किया तो बताया कि जो सेल वॉल है प्लांट में वो यूनिक कैरेक्टर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। कह रहा इस स्टडी के बेसिस पे शॉन ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। वो हाइपोथेसिस था बॉडीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट। उन्होंने बताया कि जो बॉडी होता है एनिमल और प्लांट का वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, ठीक। शॉन ने हाइपोथेसिस दिया था बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर मेड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। स्लाइडेन एंड शॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। स्लाइडेन और शॉन एक साथ मिलके सेल थ्योरी दिया था। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू न्यू सेल वेर फाउंड। कह रहा है ये जो सेल थ्योरी था ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि नई सेल कैसे बनी है। रूडोल्फ विर्चो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दी सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड। रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया कि जो सेल डिवाइड करती हैं उससे नई सेल बनती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो है पुरानी सेल से डिवाइड करके नई सेल बनाती हैं, जिसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला था ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड शॉन। रूडोल्फ विर्चो जी ने जो स्लाइडेन एंड शॉन की हाइपोथेसिस थी उसको मॉडिफाई किया और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। ये बहुत बार पूछता है कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा रूडोल्फ विर्चो जी ने। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे। आज सेल थ्योरी को हम इस तरह से जानते हैं। पहला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट है ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कह रहा जितने भी सेल हैं जो बनते हैं वो पहले के ही सेल से मिलके बनते हैं, डिवीजन से। ठीक है, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो पुरानी सेल हैं उसी से डिवीजन करके नई सेल बनती हैं। ठीक, तो ये सेल थ्योरी का ये दोनों स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। और ये फाइनली जब रुडोल्फ विर्चोई के मॉडिफिकेशन के बाद ये दिया गया है। ठीक, फाइनल से। अब हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। You have earlier observed cell in an onion peel and or human cheek cell under the microscope। कह रहा है आप जब अनियन पील और ह्यूमन चीक की सेल को माइक्रोस्कोप से देखेंगे let us recollect their structure। The onion cell which is typical plant cell। onion cell एक typical plant cell है। has a distinct cell wall and outer boundaries and just within it is the cell membrane। कह रहा है कि जो एनिमल सेल है वो जो अनियन सेल है वो टिपिकल प्लांट सेल है। ठीक, कह रहा है जब उसकी सबसे बाहरी जो बाहरी बाउंड्री होती है वो सेल वाल की होगी और उस सेल वाल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। दिस सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज ए डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और जो ह्यूमन चीक की सेल है उसमें जो बाहरी मेम्ब्रेन होगी वही सेल होगी, वो मतलब सेल मेम्ब्रेन ही सबसे उसकी बाहरी स्ट्रक्चर होगी। ठीक, इनसाइड द ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। कह रहा कि प्रत्येक सेल के अंदर जो डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। कह रहा इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा जो आगे चल के जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, जैसे डीएनए। ठीक, क्रोमोसोम ही कंडेंस होके तो बनाता है डीएनए वगैरह। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक वेयर एज सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। कह रहा ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होगा उसको हम प्रोकैरियोट बोलेंगे और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम यूकैरियोट बोलेंगे। ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कह रहा जो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो दोनों में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जो सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। ठीक, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक, जो सेल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेन एरेना होता है, एरेना मतलब एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटी का बोथ प्लांट एंड एनिमल। साइटोप्लाज्म ही मेन ऐसा एरिया होता है जिसमें जितने भी सेलुलर एक्टिविटी होती हैं, रिएक्शन वगैरह, वो सब उसी में साइटोप्लाज्म ही चलती हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल, दोनों सेल में। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट कीप टू द सेल इज लिविंग स्टेट। कह रहा कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं साइटोप्लाज्म में ताकि सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखे। ठीक, बिसाइड द न्यूक्लियस the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called organelles like ER and Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies and vacuole। कह रहा न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोट में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम ऑर्गेनेल बोलते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड
इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो दोनों सेल में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों में पाया जाता है। विदिन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म but also within the two organelle chloroplast in plant and mitochondria and on rough ER। कह रहा है राइबोसोम जो है वो केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि वो दो ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है और एक ऑर्गेनेल के ऊपर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, बट उसके साथ साथ वो दो ऑर्गेनेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। ठीक। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन द सेल डिवीजन। कह रहा जो एनिमल सेल हैं कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, प्लांट वगैरह में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। सेल जो होता है वो डिफ़र करता है साइज में, शेप में और एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। कह रहा है कि जैसे माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, जिसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है। और बैक्टीरिया का दिया है यहाँ 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक, साइज बैक्टीरिया का दिया है। माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर था और बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इन द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग जो है सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है। लार्जेस्ट सिंगल सेल पूछेगा तो हम ऑस्ट्रिच एग लगाएंगे। ठीक, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग। Among the multicellular organism, human red blood cell are about 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कह रहा जो आरबीसी होती है ह्यूमन की, उसका जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर का होता है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। कह रहा है कि जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो ऑस्ट्रिच एग लगाएंगे, और अगर लॉन्गेस्ट पूछेगा तो नर्व सेल लगाएंगे। ठीक। Shell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like or even irregular। कह रहा है कि जो सेल का शेप होता है वो वेरी करता है, डिस्क शेप का भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, कॉलुमिनर हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, इवन इरेगुलर शेप का भी हो सकता है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद इन द फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म। कह रहा है जो सेल का शेप होता है वो वेरी करता है, मे बी जो वो फंक्शन परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे। पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में हम इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल। कह रहा है ये छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। दे में वेरी ग्रेटली इन देयर शेप एंड साइज। ये अपने शेप और साइज में वेरी करती हैं, ग्रेट वेरिएशन पाया जाता है। द 4 बेसिस शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को यहाँ 4 शेप बैक्टीरिया
मेनली 4 शेप के होते हैं जिसको बताया गया है। बैसिलस एक रॉड शेप की बैक्टीरिया, बैसिलस जो रॉड शेप होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप होता है, स्पाइरलम स्पाइरल होता है। ठीक, बैसिलस रॉड शेप होता है, कोकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा शेप होता है, स्पाइरलम स्पाइरल होता है। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes, कह रहा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो सिमिलर होता है। इवन प्रोकैरियोट एग्जिबिट वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, कह रहा प्रोकैरियोट में बहुत ज़्यादा वेराइटी के शेप एंड फंक्शन, वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस पाए जाते हैं। ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल, कह रहा जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं सब में सेल वॉल पाया जाता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द माइकोप्लाज्मा, बस माइकोप्लाज्मा को छोड़ के जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं सब में सेल वॉल पाया जाता है जो मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। ठीक, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल ऑफ द साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बेसिकली नेकेड होता है। नॉट इवन इन्वेलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा भी सराउंडेड नहीं होता है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए के अलावा सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मेनी ऑफ बैक्टीरिया हैव द स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, कह रहा है कि इस बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जिसमें जीनोमिक डीएनए के अलावा अदर डीएनए भी पाया जाता है। दीज स्मॉलर डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, बहुत सारी बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जिसमें जीनोमिक डीएनए के अलावा अदर डीएनए पाया जाता है, ऐसे स्मॉलर डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, कह रहा है जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए होंगे उसमें यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर पाया जाएगा। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, एक कैरेक्टर ये भी है कि जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाएगा वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होगा एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होगा, उस पर कोई एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा। In higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation within the foreign DNA, कह रहा आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो प्लाज्मिड होता है ये प्लाज्मिड डीएनए जो होता है इसका यूज करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, जब फॉरेन डीएनए का बैक्टीरियल में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। ठीक, फॉरेन डीएनए के अंदर बैक्टीरियल का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको मॉनिटर करने के लिए हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट, कह रहा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट में पाया जाएगा। नो ऑर्गेनेल लाइक दी वंस इन यूकैरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम, कह रहा कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जो यूकैरियोट में पाया जाता हो वो प्रोकैरियोट में पाया जाता हो, बस राइबोसोम को छोड़ के, राइबोसोम दोनों में कॉमन है। प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन, कह रहा प्रोकैरियोट में एक यूनिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको इंक्लूजन बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम, कह रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर और पाया जाता है प्रोकैरियोट में जो सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बनता है जिसको मीजोसोम कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक होती है। दे इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनती है। ठीक है, मीजोसोम जो है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनती है। यहाँ कोई सॉन्ग बजाने लगा बगल में, पता नहीं, इन लोगों को भी अभी बजाना होता है।
ठीक, हम पढ़ते हैं, देखते हैं। सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. कह रहा है मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में, मेनली अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, हैव ए केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, तो उसमें एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप पाया जाता है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। कह रहा है जो सेल इन्वेलप है वो टाइटली बाउंडेड 3 लेयर की स्ट्रक्चर्ड होती है। आउटर मोस्ट जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है सेल इन्वेलप की, उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट अंदर सेल वॉल होगी, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। ठीक, आउटर जो होगी ग्लाइकोकैलिक्स होगी, फिर सेल वॉल होगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। Although each layer of the envelope perform distinct function, कह रहा कि जो हर लेयर होती है इन्वेलप की वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन ये एक साथ मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन दियर सेल इन्वेलप। कह रहा सेल इन्वेलप के डिफरेंसेस के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया जा सकता है। एंड द मैनर ऑफ विच दे रिस्पॉन्ड द स्टेनिंग प्रोसीजर। कह रहा जब हम ग्राम स्टेन से इसको स्टेन करते हैं सेल इन्वेलप को, तो स्टेनिंग के प्रोसीजर के मैनर पे हम इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। दोज दैट टेक अप ग्राम स्टेन इसका ग्राम पॉजिटिव। कह रहा कि ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को ले लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेंगे उसको हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। कह रहा है जो ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफर करता है। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर इन सम। कह रहा है कुछ बैक्टीरिया में ये लूज शीथ के फॉर्म में होगा ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और कुछ में ये थिक और टफ होगा जिसको हम कैप्सूल बोलेंगे। कुछ बैक्टीरिया में लूज शीथ के फॉर्म में होगा जिसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और कुछ बैक्टीरिया में ये थिक और टफ होगा जिसको हम कैप्सूल बोलेंगे। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। कह रहा है जो सेल वॉल होता है वो सेल का शेप बताता है। एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। कह रहा है जो सेल वॉल होता है वो सेल के शेप को डिटरमाइन करता है और प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और एक बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है ताकि वो बैक्टीरिया ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग, फूटने और पिचकने से बचे। ठीक है, सेल वॉल जो है बैक्टीरिया के शेप को बताता है, एक शेप डिफाइन शेप देता है, और जो उसको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरिया फूटने और पिचकने से बच जाए, ब्रस्टिंग और कोलैप्सिंग से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। कह रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है जब इंटरेक्ट करता है आउटसाइड वर्ल्ड से। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट। कह रहा है जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिमिलर होता है यूकैरियोट के मेम्ब्रेन से। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लगभग सिमिलर होती है। ठीक, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोसोम विच इज फाउंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। कह रहा है एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको मीजोसोम कहते हैं, और मीजोसोम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनता है। दिस एक्सटेंशन आर फॉर्म फ्रॉम वेसिकल ट्यूब्यूल लैमेली। ये एक्सटेंशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये फॉर्म ऑफ वेसिकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल के फॉर्म में, लैमेली के फॉर्म में बनाता है। ठीक, दे हेल्प इन सेल वॉल, जो हेल्प करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए।
मेसोसोम की बात कर रहा है, क्या क्या उसका फंक्शन है। पहले तो वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 फॉर्म में मॉडिफाई हो सकती है, ट्यूब्यूल, वेसिकल, लैमेली के फॉर्म में। अब मेसोसोम की क्या क्या फंक्शन है। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। सेल वॉल बना सकता है, डीएनए को रेप्लिकेट करवा सकता है और डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट भी करवा सकता है। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करता है। सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है। एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा देगा। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर। कह रहा कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया, उसमें और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जिसमें पिगमेंट पाया जाता है। क्रोमेटोफोर भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना होता है। ठीक, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो होती है मोटाइल भी होती है, नॉन मोटाइल होगी। अगर मोटाइल होगी तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम दियर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। कह रहा है कि अगर वो मोटाइल होगा तो उसमें सेल वॉल से एक फिलामेंटस एक्सटेंशन निकला होगा, जिसको हम फ्लैजेला बोलेंगे। बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। कह रहा बैक्टीरिया जो है वो रेंज शो करेगा और नंबर ऑफ अरेंजमेंट शो करेगा। डिफरेंट रेंज और अरेंजमेंट शो करता है फ्लैजेला के अरेंजमेंट का, नंबर और अरेंजमेंट का। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। बैक्टीरियल फ्लैजेलम के जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं। पहला फिलामेंट होता है, दूसरा हुक होता है, तीसरा वेसल बॉडी होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम के 3 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक हुक होता है, एक वेसल बॉडी होता है। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, जो एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस आउटसाइड। कह रहा फिलामेंट सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, जो सेल सरफेस से आउटसाइड एक्सटेंडेड होता है, निकला होता है। बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटेलिटी। कह रहा है कि फ्लैजेला के अलावा पिलाई और फिम्बरी सरफेस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं बैक्टीरिया में, लेकिन ये मोटेलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करती हैं। द पिलाई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। कह रहा है कि जो पिलाई है ये इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है। यहाँ प्रोटीन का नाम नहीं दिया है, वैसे पाइलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है। पिलाई एक इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से मिलके बना होता है। द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। कह रहा द फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिसिल लाइक, जो फिम्बरी होता है स्मॉल ब्रिसिल लाइक फाइबर होता है, जो सेल से बाहर की तरफ स्प्राउटिंग आउट होता है, मतलब निकला होता है। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच टू बैक्टीरिया। कह रहा इन ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को अटैचमेंट में, टू रॉक इन स्ट्रीम एंड आल्सो होस्ट टिश्यू। कह रहा कि चट्टानों से और होस्ट टिश्यू से अटैचमेंट में ये हेल्प करती हैं ये फिम्बरी जो होती हैं। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, कल से यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत गाना वाना बज रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।